चलिए, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी की फर्स्ट क्लास। सीपीसी देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम में वेटेज भी रखता है, प्रैक्टिकल रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। भले ही आप जजशिप में हो या फिर आप प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिकल रेलेवेंसी बहुत रहेगी इस सब्जेक्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीपीसी का जो सब्जेक्ट है। आप इसमें समझिए, सबसे पहले हम एग्जाम पॉइंट, क्योंकि हमने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सीपीसी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एक टॉपिक को उठा लीजिए, अगर एक टॉपिक के ऊपर आप 1 मंथ करना चाहते हैं 1 मंथ भी चले जाएगा। क्योंकि जब आप कल को जजशिप में जाओगे और कोई जजमेंट लिखनी है सिविल साइड पे, फिर तो आप उस पर थीसिस लिख डालोगे पूरी, मतलब जो आपकी रिसर्च होगी वो बहुत लेवल पे करोगे उस टॉपिक पे जाके। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको। हमें टाइम बाउंड, मतलब विद इन सम टाइम इसको कवर करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलिए 4 मंथ्स to 5 मंथ्स का ड्यूरेशन लग जाएगा थॉरोली सीपीसी को करने में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमें लगता होता है, देखो, दो तरह के लॉज होते हैं हमारे पास आज जो आपने एलएलबी में अभी तक किए हैं। एक हम सिविल साइड पे पढ़ते होते हैं, एक हम क्रिमिनल साइड पे पढ़ते होते हैं। क्रिमिनल साइड हमें सबको बहुत पसंद आती होती है। जब हम लॉ कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आपसे कोई पूछता भी है कि कल को अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो कौन सी साइड पे करोगे, आप कहते हो क्रिमिनल। क्रिमिनल बहुत पसंद आता होता है, पढ़ते हुए भी बहुत मजा आता होता है। कभी मर्डर हो रहा है, कभी थेफ्ट हो रहा है, कभी रॉबरी हो रही है। बट जब सिविल वाला सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ये हमें बोरिंग लगता होता है, विच इज रियलिटी। लगता है, हर किसी को बोरिंग लगता है। बट याद रखना, एडवोकेट्स में एक अच्छा एडवोकेट यानी कि एक इंटेलेक्चुअल एडवोकेट उसको माना जाता है जिसकी सिविल में बहुत अच्छी कमांड होती है। सेम इज द सिचुएशन विद जजशिप। जजेस में जब कल को आप सिलेक्ट हो जाओगे और जब काम कर रहे होगे ना, तब आप देखोगे क्रिमिनल में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं मजिस्ट्रेसी लेवल पे। क्यों? क्योंकि वहां पे बिल्कुल क्लैरिकल से वर्क होते हैं, वो डे टू डे में वो सारे आप वही साइन ही किए जा रहे हो। बट जब सिविल की बारी आएगी उसमें क्या होगा, आपको डिटेल में हर चीज़ की जजमेंट लिखनी पड़ेगी। क्रिमिनल में भी लिखते हैं जजमेंट डिटेल में, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते हैं। बट जो डे टू डे में ज़्यादा काम होता है हमारे पास क्रिमिनल का, वो इतना कोई हैवी नहीं होता है। सिविल में भी क्या होता है, मैंने आपको बताया, जजेस में भी ये होता है, जिसका सिविल में बहुत अच्छी कमांड होती है उसको बहुत अच्छा जज माना जाता है। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ हमने इस वजह से नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज रखता है। एग्जाम में आप ये मान के चलिए 80 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स तक हर स्टेट में आएगा जब एग्जाम आपका 200 मार्क्स का है। मेजरली हम बात कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा स्टेट की। इवन हिमाचल की भी अगर आप बात करो या इधर उधर की स्टेट्स की भी बात करो, यही वेटेज रहती होती है। जो मैक्सिमम वेटेज है आपके पास 80 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स तक का सीपीसी का कवर होना है। अब आप देखिए, ये जो ड्यूरेशन है इसको करने में मेरे को 4 to 5 मंथ्स आपके साथ लग रहे हैं। हम दो अप्रोचेस से इस पूरे टॉपिक को करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है, बेयर में लिखा हुआ है, पढ़े ही जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं। हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी समझेंगे पूरे सब्जेक्ट को, कि इन एक्चुअल क्या होता है प्रैक्टिस में। जो ये पूरा प्रोसीजर है इसको हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जब समझेंगे ना, चीज़ें समझने में हमें बहुत ईजी हो जाता है। आप खुद से समझिए, देखो हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं। आपने जब लॉ स्टार्ट किया था तभी भी हमने यही सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है हमारे पास प्रोसीजरल लॉ। हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं। एक होता है हमारे पास सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा लॉ हमारे पास होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो हमें हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में बताते हैं। ये आपको सिविल साइड पे भी मिलेंगे और ये आपको क्रिमिनल साइड पे भी मिलेंगे। सब्सटैंटिव लॉ कौन से लॉज होते हैं? जो हमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में बताते हैं। और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉ में यहां पे आपको देखो रेमेडी दिया होगा। बेसिकली ये उस रेमेडी तक पहुंचने का आपको रास्ता बताते हैं। सब्सटैंटिव लॉ में आपको रेमेडी दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर क्रिमिनल साइड की बात करें, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है, अगर किसी ने किसी को जान से मार दिया तो उसको हम मर्डर का ऑफेंस कहते हैं, और उसके लिए इतनी पनिशमेंट हो सकती है सामने वाले को। सिर्फ वहां पे वो ऑफेंस डिफाइन करने से या पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करने से कुछ नहीं होगा ना। उस पनिशमेंट तक पहुंचना कैसे है, उस पनिशमेंट तक पहुंचना कैसे है, वो रास्ता आपको कहाँ दिया होता है? वो प्रोसीजरल लॉज में दिया होता है कि कल को कोर्ट में मैं कैसे जाऊंगा,
कोर्ट में जाके क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। आप दोनों लॉज में डिफरेंस समझना, यहाँ पे सिर्फ लॉज को डिफाइन किया जा रहा है और अल्टीमेटली आपको उसकी एक रेमेडी प्रोवाइड की जा रही है, बट उस रेमेडी तक पहुंचने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब जुडिशरी के लिए आप साल भर 2 साल पढ़ते रहते हो, सपोज कीजिए आपने पढ़ाई पूरी कर ली, अब एग्ज़ाम मत देने जाइए। क्या जुडिशरी क्लियर हो जाएगा? आपको ये पता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ और लास्ट में एग्ज़ाम इतने मार्क्स से क्लियर कर लेता हूँ, मेरिट्स में आ जाता हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम मतलब मैं जज बन जाऊँगा। यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको हम सब्सटेंटिव पार्ट कह सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने का? मुझे सबसे पहले एग्ज़ाम को अप्लाई करना पड़ेगा जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी। नोटिफिकेशन से याद आया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एडीए की वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है, वो मैं आपको ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा। तो जब नोटिफिकेशन आती है तो ऑटोमेटिकली तो हम नहीं उसमें इन हो जाएंगे ना, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद एक प्रोसीजर है कि मुझे एग्ज़ाम जिस दिन है वहाँ पे जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रीलिम्स क्लियर होगा तो फिर मेंस की जो डेट्स नोटिफाई होंगे फिर मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। यानी कि वो पूरे प्रोसीजर को मुझे क्या करना पड़ रहा है? फॉलो करना पड़ रहा है। आप दोनों लॉज को एक डिफरेंस जरूर समझना। अभी तक भी आपने ये दोनों डिफरेंसेस पढ़े होंगे, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली सोच के चल रहे हैं कि होता क्या है कोर्ट्स में। आपको जो जैसे सिविल साइड पे अगर हम बात करें, आईसीए हम पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ है? सिविल साइड पे लिखा हुआ है कि दो पर्सन जब आपस में, एक पर्सन ऑफर कर रहा है दूसरा एक्सेप्टेंस कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और अगर दोनों में से कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या कर रहा है? ब्रीच कर देता है, तो फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो जाएंगे। यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया यानी कि ब्रीच किया। अब वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो सब्सटेंटिव लॉ में बताया हुआ है हमें सारी चीजें, बट वो कंपनसेशन तक पहुंचना कैसे है वो यहां नहीं बताया हुआ। वो कहां बताया हुआ है? वो प्रोसीजरल लॉ में बताया हुआ है आपको कि उसको रेमेडी को लेने का प्रोसीजर क्या है। मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके कैसे प्रोसेस चलेगा, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे हमें दिया हुआ है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना? यहाँ पे लॉज को डिफाइन किया होता है सब्सटेंटिव लॉ में, यहाँ पे लॉ में आपको रेमेडी भी प्रोवाइड किया हुआ है, बट उस रेमेडी तक पहुंचने के लिए जो हमें रास्ता अपनाना है, यानी कि वो प्रोसीजर दिया होता है आपको प्रोसीजरल लॉ में। सिविल साइड पे जो जनरल प्रोसीजर आपको दिया हुआ है वो हमें सीपीसी में दिया हुआ है, और क्रिमिनल साइड में जो जनरल प्रोसीजर दिया हुआ है वो सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस में दिया हुआ है। ये दो लॉ हैं हमारे पास बेसिकली जो प्रोसीजर की बात करते हैं। हम अभी कौन से वाला लॉ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। यानी कि सिविल साइड पे जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसी भी सब्सटेंटिव लॉ में अराइज हो रहे हैं, तो उसमें जब मुझे उस रेमेडी तक पहुंचना है तो मुझे सीपीसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब सिविल लॉज बहुत, सिर्फ आईसीए ही सिविल लॉ नहीं है सब्सटेंटिव साइड पे हमारे पास। आपके सिलेबस में से ही बात की जाए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी क्या है? सिविल लॉ है। जितने भी हम रेंट एक्ट पढ़ते हैं वो भी क्या है? सिविल लॉज है। टेनेंट घर नहीं खाली कर रहा, लैंडलॉर्ड को एविक्शन की पिटीशन डालनी पड़ेगी, कहाँ जाएगा? सिविल साइड पे जाएगा। तो सिविल साइड पे प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा? सीपीसी वाला। अगर कोई स्पेशल लॉ उसके लिए नहीं है जिसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, तो जनरल प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है जो कि हमें सीपीसी में दिया हुआ है। तो आप एक चीज समझना, जो सीपीसी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, हमें ये नहीं पढ़ना कि क्या होते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमें ये पढ़ना है अभी कि जो सब्सटेंटिव लॉ में जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहे हैं वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे, कि कोर्ट में मैं किस तरह से वहां तक पहुंचूंगा। आप देखिए सीपीसी अगर हम थॉरली पूरे उसमें डिफाइन करें, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले 2 और मोर पार्टीज होती हैं हमारे पास। कभी भी जब सिविल प्रोसीजर की हम बात करेंगे ना, उसको अगर सीक्वेंस में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 2 या उससे ज्यादा पार्टीज होंगी, क्योंकि एक अकेली पार्टी अपने ही अगेंस्ट तो कभी कोर्ट में नहीं जाएगी ना। तो 2 या उससे ज्यादा पार्टीज होंगी। अगर सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में 2 पार्टीज होती हैं, ऑफरर एंड ऑफरी। टीपीए है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। रेंट एग्रीमेंट है, लैंडलॉर्ड टेनेंट होंगे उसमें पार्टीज। कोई मैट्रिमोनियल
है मतलब मैरिज हो रखी है, उनको डिवोर्स वगैरह चाहिए, वो भी सिविल साइड पे आएगा। उसमें हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे दो पार्टीज, एक एग्रीव्ड पार्टी होगी उसमें से। ये दो जो पार्टीज होंगी ना, हमेशा याद रखना, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक झगड़ा होगा, इनकी लड़ाई हो रखी है आपस में, उसको हम कहते हैं कि इन इन एक पार्टी एग्रीव्ड होगी और दूसरी पार्टी ने उसको चोट चोट पहुंचाई होगी। कभी भी यही होता है सिविल साइड पे। तो उस चीज को हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कॉज, रीजन ऑफ एक्शन। मैं अब आपके अगेंस्ट क्या करूंगा, केस करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो केस किस बेसिस पे करूंगा, जब मेरे पास कोई कॉज होगा, बिना रीजन के। अब मेरा और आपका कोई झगड़ा नहीं है, तो ये थोड़ा ना कि मैं आपके अगेंस्ट कोई केस कर दूंगा। बिना रीजन के हम केस नहीं करते हैं। कोर्ट में हम तब जाते हैं जब हमारे पास कोई कॉज होगा, कोई रीजन होगा। और वो रीजन क्या होगा, हमेशा झगड़ा दो पार्टीज के बीच में। वो डिस्प्यूट जो दो पार्टीज में हो रहा है, वो डिस्प्यूट जिसको हम कहते हैं, वो डिस्प्यूट क्या हो जाएगा, वो कॉज हो जाएगा दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने का। तो अब ये जो एक्शन ले रहे हो आप, आपके पास दो रास्ते हैं इसके भी। या तो आप खुद से कोर्ट चले जाओगे, जो कि बहुत रेयर ही हम यूज करते हैं, इन पर्सन अपीयरेंस उसको कहते हैं। या फिर आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने एडवोकेट को अप्रोच करोगे। जनरली यही अप्रोच किया जाता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अपने प्लीडर को, प्लीडर यानी कि एडवोकेट के पास जाएंगे कि वकील साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। भले ही सिविल साइड है, भले ही क्रिमिनल साइड है, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो हम सिविल साइड की बात कर रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है। तो सबसे पहले तो वो दो पार्टीज हुई ना, हस्बैंड एंड वाइफ। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनको डिवोर्स चाहिए आपस में। तो रीजन क्या है, उनको कॉज ऑफ एक्शन उनके पास क्या है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डिस्प्यूट में लाए हैं, मतलब दोनों आपस में डिस्प्यूट में है, जिसको हम कॉज ऑफ एक्शन कह रहे हैं। अब वो अपने प्लीडर से मिलेगी, जो पार्टी कोर्ट में जाना चाहती है, जो डिवोर्स लेना चाहती है। अब प्लीडर उसको क्या कहेगा, उसका जो एडवोकेट है वो उसको समझाएगा कि देखो ऐसा है कि हमें कोर्ट में केस करना पड़ेगा। यही समझाया जाएगा ना, कि हमें कोर्ट में केस करना पड़ेगा। और वो उसको बताएगा कोर्ट में केस करने के लिए मुझे पहले आपकी प्लेंट जो है वो ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका एडवोकेट है, आपके बिहाफ पे एक प्लेंट ड्राफ्ट करता होता है। प्लेंट ड्राफ्ट करता होता है। प्लेंट में क्या लिखा होता है, सारी वो डिटेल्स लिखी होगी कि आप प्लेंटिफ हो। प्लेंटिफ होता है जो मुकदमा कर रहा होता है। डिफेंडेंट होता है जो अपने आप को बचाएगा, यानी कि जिसके ऊपर आपने केस कर दिया। अब वाइफ चाहती है कि हस्बैंड मेरे ऊपर क्रूरटी करता है, तो मैं इससे डिवोर्स ले लूं। तो यहाँ पे प्लेंटिफ कौन होगा, वाइफ होगी। यहाँ पे प्लेंटिफ कौन हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी। सिविल साइड पे भी अगर आप बात कर रहे हैं, हम सिविल साइड पे अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक ऑफरर है, एक ऑफरी है। एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, तो दूसरी पार्टी एग्रीव्ड हो जाएगी ना। तो ये उसके ऊपर क्या करेगी, केस फाइल करेगी। केस फाइल करने के लिए प्लीडर से मिलेगी, यानी कि एडवोकेट से मिलेगी। एडवोकेट साहब उसको समझाएंगे कि प्लेंट हमें कोर्ट में केस करना पड़ेगा। और केस हम कैसे करते हैं, प्लेंट फाइल करके करते हैं। अब जैसे ये प्लेंट आप कोर्ट में लेके जाओगे ना, कोर्ट क्या करेगा, इसको एक नंबर देगा। कोर्ट में जब हम प्लेंट लेके जाते हैं ना, प्लेंट क्या होती है, पेजेस पे लिखा होगा सारा कुछ कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैपन हुई हैं, इसलिए मेरी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन है, मुझे सामने वाली पार्टी से ये कंपनसेशन दिलवाया जाए, या ये मुझे रिलीफ दिलवाया जाए। तो कोर्ट जाते ही इसके ऊपर ना एक नंबर असाइन कर देता है, जिसको हम कहते हैं सूट नंबर। सूट नंबर, जैसे ही प्लेंट को सूट नंबर दिया जाता है, तो ये बन जाता है सूट। सूट मतलब जो आप कोर्ट में केस कर रहे हो, मुकदमा। तो याद रखना, प्लेंट से ही सूट बनता है। जैसे ही प्लेंट को नंबर दिया जाता है, तो वो बन जाता होता है हमारे पास सूट। अब ये सूट फाइल कर दिया। आप खुद से समझिए, दो पार्टीज हैं, ए और बी। दोनों ने आपस में सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ए ने इसकी ब्रीच कर दिया, या बी ने इसकी ब्रीच कर दिया। ए ने इसके ऊपर क्या करना है, केस करना है। बी को तो पता ही नहीं है ना कि उसने मेरे ऊपर अभी केस कर दिया। वो उसको थोड़ा ना बताएगा कि मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूं, या बता भी दिया तो उसको थोड़ा ना पता कब करेगा मेरे ऊपर केस। तो यहाँ पे तो ए अपने वकील से मिला, एडवोकेट से मिला, उन्होंने बताया सूट फाइल करना पड़ेगा, सूट फाइल कर दिया। अब आपका रोल अब शुरू होगा, कोर्ट का जो रोल है अब स्टार्ट होगा। सूट कहाँ पे फाइल किया गया, कोर्ट में फाइल किया गया। अब कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे कोर्ट कहेगा आप तो मेरे पास आ गए हो। ए को कह रहा है आप तो मेरे पास आ गए हो, जिसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया उसको भी बुला लेते हैं। बिना दूसरी पार्टी को सुने
कोर्ट का जो रोल है वो क्या, एज अ जज जो है एज एन अंपायर होता है, दोनों के बीच में डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। तो ये डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को वहां पे सुनना पड़ेगा। एक पार्टी को सुन के नहीं हम वहां पे डिसाइड कर सकते, और एक पार्टी को जब सुनोगे ना, वो तो अपना ही राग गाएगा वहां पे, वो दूसरे का थोड़ा ना बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो सिर्फ वही बातें बताएगा कोर्ट को जो उसकी फेवर में जा रही है। तो इसलिए कोर्ट कहेगा कि दूसरे वाली पार्टी को भी बुला लेते हैं। तो कोर्ट दूसरे वाली पार्टी को बुलाने के लिए उसको क्या इशू करेगा, सम्मन्स इशू करेगा। उसको हम सम्मन कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। अब जो कोर्ट ने, यहां से कोर्ट का काम शुरू हो गया, कोर्ट ने सम्मन इशू किए। किसको इशू किए हैं, डिफेंडेंट को। सूट जो फाइल किया था वो प्लेंटिफ ने किया, अब कोर्ट ने क्या इशू कर दिया, सम्मन इशू कर दिया। अब जो डिफेंडेंट है, यानी कि यहाँ पे मिस्टर बी था ना डिफेंडेंट, इसको वो कोर्ट का सम्मन मिलेगा जिसमें कोर्ट उसको कहेगा कि आइए मेरे पास, इस डेट को प्रेजेंट होइए। जब भी सम्मन कोर्ट भेजा करता है ना, अलोंग विद द कॉपी ऑफ प्लेंट भेजा करता है। जो प्लेंटिफ ने ये प्लेंट फाइल किया था इसको साथ लगा के सम्मन्स भिजवा दिए जाएंगे। अब प्लेंटिफ के पास, सॉरी डिफेंडेंट के पास जैसे ही सम्मन्स पहुंचते हैं वो देखेगा अच्छा इसने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया है। अब उसको पढ़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो अपने प्लीडर के पास जाएगा। अब ये सेम प्लीडर नहीं होगा, वो अपने एडवोकेट के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर केस फाइल हो गया। अब उसके प्लीडर उसको वो समझाएंगे कि चलो ठीक है मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा कोर्ट में। हमें कोर्ट में सबसे पहले क्या फाइल करना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। जो उसने हमारे ऊपर प्लेंट फाइल किया ना, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे WS फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, रिटन स्टेटमेंट। जो आपने फाइल किया उसको प्लेंट कहते हैं, जो प्लेंटिफ ने फाइल किया उसको प्लेंट कहते हैं, और जो प्लेंट का रिप्लाई आएगा उसको हम क्या कहेंगे, WS। इसने अपनी बात कही थी इसमें, और इसने जो इसने नहीं बताया था या जो इसने बताया उसको डिफेंड करने के लिए अपनी बात कही, उसको हम WS कह रहे हैं। अब जैसे ही WS फाइल होगा कोर्ट में, यानी कि दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी बात कोर्ट में कह दी है। अब यहां पे पार्टीज का एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। एग्जामिन, ये सारे ना, जैसे ये मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर्स हैं। जब हम कल को पढ़ेंगे ना, मैं बताऊंगा अभी CPC, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपका एक बेस बना रहा हूँ, और मुझे 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगी सिर्फ CPC का बेस बनाने के लिए। उसके बाद हम CPC स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया फिर आपको बोरिंग लगेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर हमें लगेगा हम किताबें ही तो पढ़ रहे हैं। हम एक कहानी बना रहे हैं माइंड में, एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। और प्रैक्टिकली अगर प्रोसीजर में देखें तभी भी ऐसा होता है। अगर हम नॉर्मली भी सोच के देखें ना कि 2 लोगों का झगड़ा हो गया, तो एक पार्टी क्या करेगी, दूसरे के ऊपर केस फाइल कर देगी। अब दोनों पार्टीज वहां पे आएंगी, जज साहब को अपना बात बताएगी, जज साहब दोनों को सुनेंगे और लास्ट में जजमेंट डिलीवर कर देंगे। यही तो होता है ना, ये तो हमें वैसे हर किसी को पता होता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं बस उस चीज को। अब जब उसने WS दिया, कोर्ट कहेगा दोनों पार्टीज को आइए मेरे पास। अब यहाँ पे प्लेंटिफ भी है और डिफेंडेंट भी है। कोर्ट उनका एग्जामिनेशन करेगा, उनसे पूछेगा बताइए क्या हुआ, क्या झगड़ा है आपके बीच में। कोर्ट देखेगा कि क्या इन दोनों के बीच में चांसेस हैं किसी तरह के सेटलमेंट के। कई झगड़े ऐसे होते हैं ना जो सिविल साइड पे, जो बहुत छोटे से झगड़े हैं, कोर्ट को लगता है कि देयर आर चांसेस कि इसको वैसे ही सेटल किया जा सकता है, दोनों पार्टीज अगर आपस में बात करें। तो कोर्ट आपके झगड़े को, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि वो आपके झगड़े को ADR में रेफर कर देगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। यानी कि या तो आपके झगड़े को लोक अदालत में भेज दिया जाएगा, या फिर लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में होती है, या फिर मेडिएशन वगैरह के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये कुछ ADRs के हमारे पास मैकेनिज्म है, बाद में डिटेल में जाएंगे इसकी। बट अगर यहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस होते हैं तो कोर्ट क्या करेगा, वो वहां पे रेफर कर देगा। अब रेफर किया तो 2 चांसेस होंगे, या तो सेटलमेंट होगी, और ये भी चांसेस है कि रेफर करने के बाद भी दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं हुई। तो दोनों ही सिचुएशन में, जब सेटलमेंट नहीं हुई या सेटलमेंट के कोई चांसेस नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, वहां पे इश्यूज को फ्रेम करेगा, इश्यूज को फ्रेम करेगा। अब ये इशू फ्रेमिंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक आपको टिप्स पे हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक है जो हमने एक एक क्लास, 2-2 क्लासेस में पकड़ के करने हैं। अगर ऑर्डर्स में डिफाइन करें, ये ऑर्डर 1 में दिया हुआ है, ऑर्डर 2 में दिया हुआ, ऑर्डर 3 में दिया हुआ है, इस तरह से चलेंगे वो सारे ऑर्डर्स भी, और आपको इस सीक्वेंस में ही याद हो जाएंगे वो सारी चीज़ें।
अब आप देखिए कोर्ट ने क्या करना है, इश्यूज फ्रेम करने हैं। इशू क्या होता है, आप दो लोग आपस में झगड़ पड़े क्लास में ही, मैं बाहर गया और आया तो पता लगा इन दो पार्टीज का आपस में झगड़ा हो गया। तो आप मुझे कंप्लेन कर रहे हो कि उसने ऐसे बोला मुझे, आप मुझे कंप्लेन कर रहे हो। मैं कहूंगा पहले मुझे डिटेल में बताओ इशू है क्या, मैटर है क्या। आपको समझाना पड़ेगा ना, आप अपनी बात मेरे सामने रखोगे, आप अपनी बात मेरे सामने रखोगे, तब मुझे समझ आएगा कि दोनों पार्टीज के बीच में इश्यूज क्या है। इश्यूज मतलब दो पार्टीज जब अपनी बात कोर्ट के सामने रखती है, दोनों ही बातों में जो क्या होंगी, डिस्क्रिपेंसीज होंगी। दोनों ही बातों में जब वो अलग अलग बातें हैं, उसको हम कहेंगे कि यहां पे पार्टीज एट इशू, पार्टीज आर एट इशू। मतलब प्लेंटिफ कह रहा है कि इसने ब्रीच की है कॉन्ट्रैक्ट की, वो कहता है कि हाँ मैंने ब्रीच की है कॉन्ट्रैक्ट की, ये इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एडमिट कर गया इस चीज को। एक दो पार्टीज का झगड़ा हुआ, क्लास में झगड़ा हुआ, एक पार्टी कहती कि सर इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मतलब दूसरे को कह रहा है कि इसने मुझे मारा। और दूसरे से जब मैंने पूछा, वो कहता सर सारी क्लास यहीं पे थी, देख किसी से भी पूछ लो, मैंने तो हाथ ही नहीं उठाया बिल्कुल भी, मैंने बोला जरूर है इसको, बट ओरल आर्ग्यूमेंट्स हुए हमारे बीच में, मैं मारा नहीं है इसको। वो ये कह रहा है मारा है, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं मारा है। तो ये क्या है, दोनों की पार्टीज के बीच में इशू है कि क्या सच है। अगर वो कहता है मारा है और दूसरी पार्टी कह रही है हाँ मैंने मारा है, तो ये तो इशू ही नहीं है ना, उसने तो एडमिट कर लिया उस चीज को। जब एक पार्टी कह रही है कि हाँ इसने ब्रीच की है और दूसरी पार्टी कहती है हाँ मैंने की है ब्रीच, तो फिर तो कोर्ट को कुछ डिसाइड ही नहीं करना ना, आपने एडमिट कर दिया अपनी लाइबिलिटी को। तो इश्यू सिर्फ वो बातों के बनेंगे, देखो ध्यान से सुनना, प्लेंट में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी प्लेंटिफ ने कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, इसका जवाब कैसे दिया होगा दूसरी पार्टी ने, WS से। प्लेंट में प्लेंटिफ ने अपनी बातें लिखी और WS में डिफेंडेंट ने अपनी बातें लिख दी। मैं अभी जो आपको एग्जांपल दे रहा था उसमें क्या हुआ, आपने ओरली मुझे बताया, आपने मुझे ओरली बताया, बट कोर्ट में तो राइटिंग में चलती है ना हर चीज। अब जो प्लेंटिफ ने यहाँ पे लिखा और डिफेंडेंट ने यहाँ पे बताया, उसी चीज का तो एग्जामिनेशन हुआ यहाँ पे, उसी चीज के बारे में उनसे पूछा गया। और उसके बाद भी जब जज साहब को लग रहा है कि हाँ पार्टीज आर एट डिस्प्यूट इन 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 बातों पे, कि एक पार्टी असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी उसी चीज को डिनाई कर रही है, वो क्या चीज, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दोनों पार्टीज के बीच में इशू। यानी कि कोर्ट को वो चीज डिटरमाइन करनी है अब यहाँ पे कि सच है क्या, क्या सच में इसने मारा। अब वो डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, वो पार्टी कह रही कि नहीं मैंने नहीं मारा सर, पूरी क्लास थी यहाँ पे, पूछ लीजिए। अब ये क्या कर रही है, एविडेंस दे रही है मुझे, पूरी क्लास का एविडेंस दे रही है कि सर ये बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट थे, इनसे पूछ लीजिए। एक इस तरह से वो प्रूफ करना चाह रही है। दूसरा, सपोज क्लास में कैमरा लगा हुआ है, वो कह रहे सर कैमरा लगा हुआ है, आप निकाल के देख लीजिए, मैंने अगर मारा हो इसको तो यहाँ पे एक पार्टी अपनी चीज को क्या कर रही है, प्रूव कर रही है। यानी कि यहाँ पे जब इश्यूज फ्रेम कर दिए जाते हैं, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है सिविल ट्रायल। इश्यूज फ्रेम करने के बाद हमारे पास सिविल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। सिविल ट्रायल कैसे होता है, सिविल ट्रायल में पहले प्लेंटिफ को सुना जाएगा, प्लेंटिफ अपने एविडेंसेस लेके आएगा, डिफेंडेंट को सुना जाएगा, डिफेंडेंट अपने एविडेंसेस लेके आएगा। दोनों पार्टीज के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो कि हम मूवीज में भी देखते हैं ना, दोनों पार्टीज आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, एक पार्टी ने बताया फिर दूसरी पार्टी ने बताया। तो वो आर्ग्यूमेंट होने के बाद फाइनली हमारे पास क्या आएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगी जजमेंट। अब आप डिसाइड, आप एज अ जज यहाँ पे डिसाइड करोगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब ये जो जजमेंट आ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो जजमेंट है तो ठीक है, फाइनल स्टेज है उसकी, अब आपने डिसाइड कर दिया। जजमेंट का मतलब होता है डिटेल्ड रीजन्ड। जजमेंट इज ऑलवेज, आपने कभी जजमेंट, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा, उसको ओपन करते हैं वो 200 पेजेस की है, 500 पेजेस की भी जजमेंट्स मिल जाएगी। इतनी बड़ी जजमेंट्स की होती है क्योंकि वो डिटेल्ड होती है। जितने भी, अगर आपने यहाँ पे 10 इश्यूज फ्रेम किए हैं तो एक एक इशू को उस जजमेंट में डिस्कस किया होगा कि पहला इशू ये था कि क्या इसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं किया है, प्लेंटिफ ने इसके लिए ये चीजें कही, ये एविडेंसेस दिए, मैंने इसको एनालाइज किया, ये जजमेंट्स मेरे पास आई, डिफेंडेंट ने ये चीजें कही और इसके बाद मेरी ओपिनियन ये है इसके ऊपर। तो वो अपने आप ही डिटेल्ड हो जाएगा। अब आप समझिए ध्यान से वापस से, हुआ क्या, स्टार्टिंग में दो या उससे ज्यादा पार्टीज होती हैं हमारे पास कभी भी किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स में। उन दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है कुछ।
जिस डिस्प्यूट को हम कह रहे हैं कि दैट डिस्प्यूट इज कॉज, दैट डिस्प्यूट इज द रीजन ऑफ एक्शन, उस डिस्प्यूट के चलते हुए वो एक्शन ले रहा है। एक्शन किस फॉर्म में ले रहा है? पहले अपने वकील साहब के पास जाता है, वकील साहब उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि हम तो सूट फाइल करेंगे, केस कर देंगे इसके ऊपर। केस कैसे फाइल किया जाता है, सूट कैसे फाइल किया जाता है? बाय वे ऑफ प्लेंट। प्लेंट जब हम कोर्ट में फाइल करते हैं तो कोर्ट उस प्लेंट को एक नंबर देता है जिसको हम सूट नंबर कहते हैं। एक रजिस्टर होता है हमारे पास कोर्ट में, एज अ जज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उस रजिस्टर में सिविल सूट्स के जितने भी सूट्स हमारे पास आते हैं उनके नंबर लिखे होते हैं। तो सूट नंबर जब आपने दिया उसको, उसको हम कह देते हैं कि अब ये बन गई प्लेंट हमारे पास सूट। अब इस सूट के ऊपर हम क्या करेंगे? दूसरी पार्टी को बुलाना है तो उसको समन इशू करेंगे। दूसरी पार्टी आएगी और अपना WS फाइल करेगी, अपना जवाब फाइल करेगी, रिप्लाई फाइल करेगी। अब इसके बेसिस पे, यानी कि प्लेंट के बेसिस पे और WS के बेसिस पे, प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेड को भी दोनों का एक एग्जामिनेशन किया जाएगा। उस एग्जामिनेशन से अगर ADR से सेटलमेंट की जा सकती है तो वैसे कर देंगे, नहीं होती है तो फिर हमें क्या करने पड़ेंगे? इश्यूज फ्रेम करने पड़ेंगे एज अ कोर्ट। हम देखेंगे दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा है क्या। उन इश्यूज जो हमने फ्रेम कर दिया ना, जितनी भी प्रोसीडिंग्स आगे चलनी है, जो मैटर की आर्ग्यूमेंट्स हियरिंग चलनी है, सिविल जो ट्रायल चलना है, वो सिर्फ और सिर्फ इश्यूज के आसपास चलेगा। उससे बियॉन्ड हम ना तो सुन सकते हैं पार्टीज को, ना ही हम उसमें कुछ लिखेंगे। आपने कई बारी ना जजमेंट्स पढ़ी होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये इशू नहीं है तो हम इस टॉपिक के ऊपर नहीं जा रहे हैं। एक जजमेंट में वो कोई चीज प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसी में दूसरे टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं कि इट इज नॉट एन इशू। जैसे आपको पता है वो मुस्लिम लॉ में हमारे पास जजमेंट आती है, ट्रिपल तलाक को इलीगल वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब उसमें उन्होंने कहा था कि ये निकाह हलाला वगैरह के ऊपर भी आप बताइए, ये चीज भी इलीगल होनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है उस जजमेंट में कि इट इज नॉट इशू बिफोर अस, यानी कि उस केस में वो इशू बना ही नहीं हुआ था। ठीक है, ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है, बट उस केस में जब उसका इशू नहीं बना हुआ तो हम उसके ऊपर नहीं सुन सकते। उसके ऊपर वी आर नो वन टू प्रनाउंस जजमेंट, यानी कि कोर्ट भी सिर्फ उसी के ऊपर जजमेंट प्रनाउंस करेगा, सिर्फ जो आपने इश्यूज फ्रेम किए होंगे। इश्यूज फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। सिमिलर स्टेज होती है क्रिमिनल साइड पे चार्ज फ्रेमिंग की। अगर आपने एक्यूज को चार्ज नहीं किया हुआ तो आप उसमें उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? इशू फ्रेमिंग। इशू फ्रेमिंग के बाद उसके ऊपर ट्रायल चल गया, सिविल प्रोसीजर अडॉप्ट किया, लास्ट में हमारे पास आ जाती है जजमेंट। जजमेंट के बाद भी हमारे पास क्या आता है? डिक्री। जजमेंट के बाद भी हमारे पास आ जाती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा डिटेल में लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। जजमेंट के बाद भी हमारे पास आती है डिक्री। जब मैंने सिविल ट्रायल में फाइनल हियरिंग किया, फाइनल हियरिंग का मतलब है जब मैं प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट ने दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी, अपने सारे एविडेंस दे दिए, लास्ट में दोनों क्या करेंगे? मैटर को कंक्लूड करेंगे कि मेरे ये सारे एविडेंसेस थे, इसके बेसिस पे मेरे फेवर में केस होना चाहिए। डिफेंडेंट कहेगा नहीं नहीं, इनके ये एविडेंसेस को मैंने ऐसे ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो ये एविडेंस तो पढ़े ही नहीं जाने चाहिए, इसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है, तो मैंने ये चीजें आपको अलग से लाके दिया, इसके बेसिस पे इनका सूट जो है वो क्या हो जाना चाहिए? फेल हो जाना चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी, अब आप डिसाइड करोगे कि सूट जो है वो अलाउ होना है या फिर डिसअलाउ होना है, डिसमिस होना है। तो उसके लिए आपने फाइनल हियरिंग जो किया उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज का टाइम दिया जाता है, फाइनल हियरिंग से 30 दिन के अंदर जजमेंट प्रनाउंस करनी है। दिस 30 डे कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज, यानी कि टोटल 60 हो जाता है। बट इनिशियल 30 डेज का टाइम दिया जाएगा आपको, 30 डेज में आपने जजमेंट प्रनाउंस करनी है। जब जजमेंट प्रनाउंस कर दिया उसके 15 दिन के बाद क्या होता है? डिक्री आती है। 15 डेज में डिक्री। ये सारे टॉपिक हैं हमारे, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे। जब हम डिक्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो समझ लीजिए 4-5 क्लासेस चले जाएंगे इसके ऊपर। डिक्री, जजमेंट तो सबको पता है क्या होती है, डिक्री क्या होता है? डिक्री बेसिकली एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। जजमेंट जजमेंट के जजमेंट इज ऑलवेज रीजनड, डिक्री उसका क्या होता है? क्रक्स होता है। एग्जाम्पल, आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, आपको एक प्रोपोजिशन पूछ लिया गया, एक प्रोपोजिशन दिया और उसमें पूछा गया कि बताइए कि क्या होगा इसमें। तो आपने क्या करना है? आपने आंसर में पूरा आंसर लिखना शुरू कर दिया, 2 पेज भर दिए,
3 भर दिए, LLB में तो हम ज़्यादा भरा करते हैं, तो आपने 2-3 पेजेस भर दिए, उसके बाद लास्ट में क्या करते हो, कंक्लूड करते हो उसको, या तो कंक्लूजन लिखोगे या लिखोगे डिसीजन ऑफ द केस। तो वो डिसीजन ऑफ द केस जो कंक्लूजन आप लिख रहे हो वो क्या, वो क्रक्स है पूरे उसका। और उससे पहले जो आपने आंसर लिखा वो क्या था, वो डिटेल्ड रीजंस थे उस चीज तक पहुंचने के। डिक्री भी ऐसे ही है। प्लेंट जब मैं फाइल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब प्लेंटिव प्लेंट फाइल करता है बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें। सपोज 100 पेजेस की आपने प्लेंट फाइल करी, प्लेंट मतलब मुकदमा। अब मैं जो प्लेंट फाइल कर रहा हूँ उसमें मैंने एक एक ग्रीवियंस अपनी लिखी होगी। सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपना, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अपना घर मुझे सेल करना चाहते हो 1 करोड़ रुपीज में। अब मैंने आपको पैसे भी दे रखे हैं, 10 लाख रुपए मैंने टोकन दे रखा है। आज हमारा रजिस्ट्री होनी चाहिए थी उस घर की, बट आप पहुंचे ही नहीं वहां पे। अब आप कह रहे हो मैं नहीं बेचूंगा, क्यों, मेरे को तो 1.5 करोड़ की पार्टी मिल गई है। आप ब्रीच नहीं कर सकते ना। जब कॉन्ट्रैक्ट आपने एक लीगल ऑब्लिगेशन मेरे साथ बना ली है तब आप बैकआउट नहीं कर सकते हो, भले ही आपको कोई ज्यादा पैसे पे करने वाला मिल गया है, आप लीगल ऑब्लिगेशन में हो मेरे साथ यहाँ पे। तो मैं कहूंगा ऐसे कैसे आप उसको बेच दोगे, मेरे साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप तो ब्रीच कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट की। तो मैं क्या करूंगा, अब हम दोनों का झगड़ा हो गया उस चीज को लेके, हम 2 पार्टीज हैं यहाँ पे। आपने घर बेचना था, अब आप मुकर गए हो बेचने से, वी आर 2 पार्टीज, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। मैं एग्रीव्ड पार्टी हूं क्योंकि मैं अभी भी खरीदना चाह रहा हूं आपसे घर, आप बेचना नहीं चाह रहे हो मुझे। मैं एग्रीव्ड पार्टी हूं तो मेरी फेवर में क्या है, कॉज ऑफ एक्शन है। अब ये कॉज ऑफ एक्शन है कि आप मुझे सेल नहीं कर रहे हो उस घर को जिसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मैंने अपने वकील से बात किया, वो कहते हैं प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे। अब प्लेंट में कैसे लिखा जाएगा, कंटेंट्स देखो क्या क्या होंगे उसमें, ए टू जी सारी चीजें लिखी जाएगी। उसमें लिखा जाएगा कि मैं रेजिडेंट इस एड्रेस का हूं, डिफेंडेंट रेजिडेंट इस एड्रेस का है, मेरे और डिफेंडेंट यानी कि आपके बीच में इस दिन हमने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये हमारे बीच में डिसाइड हुआ था, वो सारी लिख दी जाएंगी वहां पे। उसमें मैंने आपको इतने रुपए पे भी कर रखे थे एडवांस मनी। उसके बाद इस दिन हमारी इस प्लॉट की रजिस्ट्री होनी थी, बट आप उस दिन वहां नहीं पहुंचते हो, और मैंने जब आपसे पूछा तो यू स्पेसिफिकली डिनाइड कि मैं आपको नहीं सेल करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं वहां पे लिखूंगा, देयरफॉर यू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, ये सारी चीजें लिखने के बाद लास्ट में मैं और डॉक्यूमेंट्स भी लगा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या जो भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास उसमें लास्ट में मैं लिखूंगा अपनी प्रेयर कि मुझे रिलीफ कोर्ट से चाहिए क्या। आपने ब्रीच किया है तो या तो देखो मैं कहूंगा कोर्ट को कि इसको, इस पार्टी को कहा जाए कि वो घर मुझे ही दिया जाए, यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए कि जो हमारे बीच में डिसाइड हुआ था एज इट इज, मुझे तो वो घर चाहिए, वो परफॉर्मेंस करवाई जाए। एक तो ये रिलीफ मांग सकता हूं। कोर्ट को कहूंगा कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो फिर मुझे इस पार्टी से कंपनसेशन दिलवाया जाए, डैमेजेस दिलवाए जाए। इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने मेरा नुकसान कर दिया, मैं 3 महीने तक वेट कर रहा था, अब किसी और को बेच दिया वो घर, और मैंने इसको जो एडवांस में पैसा दिया हुआ है विद इंटरेस्ट मुझे वो भी वापस दिलवाया जाए। यही चीजें तो मांगूंगा ना मैं एट दी एंड। उससे पहले मैंने पूरी कहानी गा दी कि ऐसा ऐसा सब हुआ था। लास्ट में जो मैं रिलीफ मांग रहा हूं वो मैं क्या करूंगा, प्लेंट में प्रेयर में लिख दूंगा उस चीज को। जजमेंट में देखो क्या होता है, जब मेरे को एक जज को जजमेंट प्रोनाउंस करनी है वो भी सेम ही चीज करेगा। जजमेंट बिल्कुल डिटेल्ड होगी, उसमें लिखा होगा कि इस दिन प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में ये सारी बातें बताई, ब्रीफ में फैक्ट्स लिख दिए जाते हैं। डिफेंडेंट को इस दिन समन्स इशू किए गए, डिफेंडेंट प्रेजेंट हुआ और डिफेंडेंट ने डब्ल्यूएस फाइल किया एज पर दी अवर्मेंट्स ऑफ डब्ल्यूएस, यानी कि डिफेंडेंट के डब्ल्यूएस के अकॉर्डिंगली उसने ये चीज प्ली की मेरे सामने। दोनों पार्टीज को इस डिस्प्यूट के लिए दोनों पार्टीज के बीच में इश्यूज फ्रेम किए गए, ये 10 इश्यूज मैंने फ्रेम किए हैं। अब इशू नंबर 1 के ऊपर आ जाऊंगा मैं। इशू नंबर 1 इस चीज का मैंने बनाया, उसमें लिखा जाता है इशू नंबर 1 इज फ्रेम्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो इशू लिखा जाएगा वहां पे। फिर उसमें लिखा जाएगा कि प्लेंटिफ ने इस इशू के लिए क्या बताया और क्या कहा, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, डिफेंडेंट ने क्या दिया, वो डिटेल एक एक इशू लिखा जा रहा है। और लास्ट में लिख दिया जाएगा देयरफॉर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज अलाउड, या द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज डिसमिस्ड, जो भी रिलीफ होगा या तो अलाउ होगा या फिर
डिसमिस होगा या डिस्पोज ऑफ होगा, यानी कि पार्टली अलाउ कर रहे हैं, पार्टली नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो ये तो हो गई जजमेंट विच इज डिटेल्ड, लाइक प्लेंट जैसे डिटेल्ड होती है, WS भी डिटेल्ड होती है, ऐसे ही जजमेंट भी डिटेल्ड हो गया। डिक्री क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो हमें नहीं पता होता और ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा जजमेंट और डिक्री में डिफरेंस क्या होता है। डिक्री में मैं 3-4 क्लासेस आपको लगवाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं सिर्फ। डिक्री जो है इस जजमेंट का क्रक्स है। इस जजमेंट का क्रक्स क्या होगा, क्रक्स ये होगा कि अगर मैं कहता हूं कि हाँ इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, मैं डिफेंडेंट को कह रहा हूं कि विद इन 1 मंथ ये घर इसको दीजिए, बेचिए इसको घर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्रक्स है इसका। या फिर मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, सपोज अब वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहा, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं बट आपने ब्रीच तो कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट का, अब आपको क्या करना है, डिफेंडेंट को कह रहा हूं इसको कंपनसेशन दीजिए, 50 लाख रुपए इसको पे कीजिए और जो पैसा इससे लिया था वो भी इसको दीजिए विद इंटरेस्ट। ये सारी चीजें क्या, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, यानी कि दिया क्या कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के ऑर्डर में मिला क्या उसको, उस चीज को देने के पीछे रीजन नहीं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिक्री में, रीजन मैंने जजमेंट में बता दिए। जजमेंट क्या होता है, रीजंस होते हैं कि मैंने जो रिलीफ दिया उसके पीछे क्या रीजंस हैं, पर मैंने एक्चुअल में रिलीफ क्या दिया उसको, उसको क्या कह रहे हैं, डिक्री। इसलिए इसको हम कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। इसमें सिर्फ ये लिखा होगा क्रक्स, सिर्फ कि मैंने उसको क्या चीज दिया, किस लिए दिया, वो यहां लिखा होगा जजमेंट में। एक कंफ्यूजन मत रखना, डिक्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द जजमेंट, जजमेंट के बाद आती है, पहले नहीं आती है। और डिक्री क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि कल को आपने अपील करनी है, बहुत सी चीजों में डिक्री की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब अपील किया, एग्जीक्यूशन फाइल किया, एग्जीक्यूशन क्या होती है उस पर भी आते हैं, तो जज साहब पूरी जजमेंट के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो तो तब जाएंगे जब उसने एक एक इशू को देखना है कि क्या सही डिसाइड किया या नहीं किया। एग्जीक्यूशन में तो वो देख भी नहीं सकते उन चीज़ों को, हमें तो सिर्फ उस एग्जीक्यूशन क्या होता है, देखिए इसके बाद क्या होता है, जब ये डिक्री पास कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी डिक्री आएगी एक पार्टी की फेवर में होगी और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट होगी। जिस पार्टी की फेवर में, फेवर मतलब मैंने कहा था कोर्ट को कि इनसे मुझे वो घर ही दिलवाया जाए या कंपनसेशन, कोर्ट ने या तो मुझे घर दिलवाने के लिए कह दिया और आपको ऑर्डर कर दिया कि जल्दी से इसकी रजिस्ट्री 1 महीने के अंदर मेरी फेवर में कीजिए, या फिर आपको कह दिया कि मुझे कंपनसेशन पे करेंगे, तो मेरी तो फेवर में आ गई डिक्री, यहाँ पे आपके क्या हो गई, अगेंस्ट हो गई है। अब आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जिसके अगेंस्ट डिक्री होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या जा सकता है, वो अपील में जा सकता है। अपील मतलब इस कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट, डिक्री के अगेंस्ट आप हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हो। अपील कब कब फाइल की जा सकती है, किस ग्राउंड्स पे, फिर हम वो लेटर ऑन पढ़ते होते हैं। यानी कि जजमेंट जिसके भी अगेंस्ट आती है पार्टी के, वो पार्टी अपील फाइल कर सकती है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इस पार्टी ने अपील फाइल नहीं की, इस पार्टी ने अपील फाइल नहीं की, और जो डिक्री में, जजमेंट में उसको कहा गया था कि मुझे आपको देना है कंपनसेशन या फिर वो घर, आप वो भी नहीं कर रहे हो, ना आपने अपील फाइल करी, ना आप कोर्ट ने जो कहा था आपको कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लाइंस कर रहे हो, आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर आपको प्रॉब्लम है ऑर्डर से तो आप क्या करो, अपील फाइल कर लो ना, आपने अपील नहीं फाइल किया। ना ही आप मुझे दे रहे हो वो चीज, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं वापस से कोर्ट के पास जाऊंगा और कहूंगा देखिए जज साहब आपने बोला था इनको ये चीज मुझे देने के लिए, इतना टाइम हो गया है, अभी भी इन्होंने आपके ऑर्डर की, मेरे को नहीं दिया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने आपके ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की है। यानी कि जो फ्रूट ऑफ द डिक्री था, जो आपने कहा कि मुझे मिलना चाहिए, इन्होंने आज तक मुझे नहीं दिया है। उस चीज को हम कहते हैं, जिस पार्टी के फेवर में होती है, उस फ्रूट को रियलाइज करने के लिए वो क्या फाइल करता है, वो एग्जीक्यूशन कोर्ट में फाइल करता है। एग्जीक्यूशन मतलब इस ऑर्डर को जज साहब अपने एग्जीक्यूट करवाइए, बाय हुक और बाय क्रुक, नॉट बाय क्रुक बट बाय दी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय दी लॉ। लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ कि एग्जीक्यूट किस तरह से करवाया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता होता है सिविल में। आपको ऊपर ऊपर से तो समझ आ गया ना, दो पार्टीज होंगी, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उसको हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। अब उसके बेसिस पे जो एग्रीव्ड पार्टी ऑब्वियसली अपने वकील साहब के पास जा रही है, या अगर वो नहीं जा रही वकील साहब के पास, इन पर्सन भी आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो।
तो कोर्ट में जब जाओगे तो कोर्ट में तो आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, और सूट इज ऑलवेज फाइल्ड बाय वे ऑफ प्लेंट। प्लेंट ड्राफ्ट किया और उसको कोर्ट में ले गए, सूट बन गया। अब कोर्ट के पास, कोर्ट का काम यहां से शुरू हो रहा है, कोर्ट के पास जैसे ही वो आया, कोर्ट क्या करेगा, सम्मन करेगा ऑपोजिट पार्टी को। ऑपोजिट पार्टी अपनी WS लेके आएगी, दोनों पार्टीज का एग्जामिनेशन हुआ, या तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल से उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, बट अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एज अ कोर्ट हमें उसके ऊपर इश्यूज फ्रेम करने, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इश्यूज फ्रेम किए, अब इन इश्यूज के ऊपर चल पड़ेगा सिविल ट्रायल, सिर्फ इन इश्यूज के ऊपर। एक एक इशू के ऊपर दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, लास्ट में फाइनल हियरिंग होगी और 30 दिन के अंदर जजमेंट आ जाएगी। जजमेंट आने के बाद कोर्ट ने डिक्री प्रनाउंस करनी है, यानी कि डिक्री बनानी है। डिक्री बनाने के लिए कोर्ट को कितना टाइम दिया जाता है, 15 दिन का टाइम। डिक्री क्या होता है, क्रक्स ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट में मैंने रिलीफ क्या दिया, उसको जो रिलीफ दिया वो इसमें लिखा जाता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, और उस रिलीफ को देने के पीछे जितने भी मेरे पास रीजंस थे वो हम जजमेंट में लिख देते होते हैं। और जब ये आ गया है जजमेंट एंड डिक्री, तो एक पार्टी के अगेंस्ट होगी, एक पार्टी के फेवर में होगी। जिस पार्टी के अगेंस्ट है वो पार्टी अपील में जा सकती है, और जिस पार्टी के फेवर में है, जैसे मैंने फाइल किया था, मेरी फेवर में आया, तो मैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने सूट फाइल किया तो मेरी फेवर में उसका डिसीजन आएगा, हो सकता है मेरे ही अगेंस्ट आ गया तो मैं अपील में चले जाऊंगा, फिर मैं अपील में चले जाऊंगा, और एपीलेट कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी वो फाइनल हो जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन में फाइल कर सकता हूँ। तो ये पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ना है CPC में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे, देखो स्टार्टिंग हमने कैसे किया कि दो तरह के हमारे पास लॉज होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में क्या दिया होता है हमें, प्रोसीजर। सिविल लॉ में ये लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा था अपना घर मुझे बेचोगे, अब आप मुकर रहे हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपने ब्रीच कर दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्सिक्वेंसेज है कि या तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर मुझे कंपनसेशन दोगे। वो कहाँ दिया हुआ है, वो चीजें आपको या तो ICA में लिखी हुई है या फिर SRA में लिखी हुई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लिखी हुई है। दोनों ही क्या है हमारे पास, सब्सटैंटिव लॉज हैं। बट यहां लिख देने से कुछ नहीं होता है ना, यहां लिख देने से कुछ नहीं होता है, हमें एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। वो प्रोसीजर कहां दिया होता है, प्रोसीजरल लॉ में। CPC में बोला हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर दिस इज दी प्रोसीजर। कोर्ट के पास जाओगे, वो रेमेडी लेने के लिए ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये प्रोसीजर कहां दिया हुआ है, प्रोसीजरल लॉ में। तो CPC जो है हमारे पास वो क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ है, एक एडजेक्टिव लॉ है, एक ही बात है। CPC हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोसीजरल लॉ है और एक एडजेक्टिव लॉ है, सिविल लॉ है। CPC जो हमारे पास है ये प्रोसीजरल है, ये प्रोसीजरल है, ये सिविल लॉ है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये सिविल लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है, या फिर इसको हम कह देते हैं एडजेक्टिव लॉ है। अब देखना, पूरा जो हमारे पास CPC हम जो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। CPC इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं CPC में। पहला जो पार्ट है वो सेक्शन से डील कर रहा है। CPC का फर्स्ट पार्ट जो है वो सेक्शन से डील कर रहा है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। जो सेकंड पार्ट है CPC का, वहां पे हमारे पास रूल्स दिए हुए हैं। CPC इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में हमें सेक्शंस दिए हुए हैं। टोटल अगर आप यहाँ पे बात करोगे CPC में, तो टोटल हमारे पास 1 से लेके 158 सेक्शंस हैं। जो हम यहाँ पे सेक्शंस पढ़ेंगे ना, टोटल 158 सेक्शंस हैं हमारे पास। जो रूल्स हैं हमारे पास वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में दिए हुए हैं। जितने भी रूल्स हमें CPC में दिया हुआ है ना, वो ऑर्डर्स में दिए हुए हैं, और टोटल जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास 51 है। टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए हमारे पास, 51। टोटल सेक्शन कितने हो गए, 158 है। बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन, बट प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। आप पिछले प्रीलिम्स उठा के देखना, वहां पे पूछ लेगा टोटल कितने हमारे पास ऑर्डर्स हैं। अब ये ऑर्डर्स क्या होते हैं, पहले समझिए सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शंस में बेसिकली आपको प्रोविजन दिया होता है। सेक्शन में बेसिकली आपको कोई भी प्रोविजन दिया हुआ है, हम कह सकते हैं मोर लाइकली इट इज सब्सटैंटिव प्रोविजंस।
मेनली इट इज सब्सटेंटिव प्रोविजन जो हमें सेक्शंस में दिया हुआ है। ध्यान से सुनना अभी जो आपको चीज बता रहा हूं। सेक्शंस में मेनली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्योरली सब्सटेंटिव प्रोविजंस दिया हुआ है। सेक्शंस में हमें मेनली क्या दिया हुआ है? सब्सटेंटिव प्रोविजंस। इन प्रोविजंस को फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है इन रूल से। रूल्स आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, बट रूल्स को फर्दर चैप्टराइज किया हुआ है। चैप्टराइज मतलब फर्दर उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक एक चैप्टर का नाम दिया गया है जिसको हम कह रहे हैं ऑर्डर्स। जो ये रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हमें सीपीसी में दिया हुआ है, उसको अलग अलग ऑर्डर से डिवाइड किया हुआ है। टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए हमारे पास? 51। इन्हीं सेक्शंस की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कर कह लो इनको, कि ये सेक्शन इनकम्प्लीट है विदाउट दिस। जो यहां पे लिखा हुआ है उसको आगे कंप्लीट क्या कर रहा है? ये रूल्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जजमेंट देखते हैं, सेक्शन 33 में हमें जजमेंट डिफाइन किया हुआ है, बट जब जजमेंट के वो तो एक लाइन पढ़ोगे उसमें ही कवर कर दिया उसने जजमेंट का पूरा टॉपिक। जब सेक्शन 33 हम पढ़ रहे हैं उसमें एक लाइन में उसने पूरा जजमेंट लिख दिया। बट जब जजमेंट की फर्दर एक्सप्लेनेशन देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया 30 दिन के अंदर आएगी। जजमेंट एक डिटेल्ड होती है, रीजन होती है। वो कहाँ चीजें लिखी हुई है? वो रूल्स में लिखी हुई है। रूल्स को फर्दर चैप्टराइज किया गया कहाँ पे? ऑर्डर्स की फॉर्म में। यानी कि ऑर्डर 20 जो हमारे पास है वो जजमेंट को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे ही बाकी चीजों में है, जैसे हम सूट वगैरह की बात कर रहे हैं, प्लेंट वगैरह की बात करें, उसके अलग से फिर हमें ऑर्डर्स में क्या किया? उसको फर्दर एक्सपैंड करके आपको बताया गया। अब ये जो है मेनली सब्सटेंटिव पार्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है हमें यहाँ पे। बट मेनली सब्सटेंटिव प्रोवाइड कर देने से यहाँ पे ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं बन जाता, याद रख लेना। इट इज स्टिल प्योरली अ प्रोसीजरल लॉ। सीपीसी अभी भी प्योरली क्या है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। अब इसका क्या इफेक्ट आ रहा है उसको डिटेल में देखेंगे कि सब्सटेंटिव प्रोविजंस का क्या है, क्योंकि इसके आगे तो उसका प्रोसीजर ही दिया हुआ है ना सारा। आपको जजमेंट होती क्या है वो उसने आपको बता दिया यहाँ पे, बट उसका प्रोसीजर तो फिर डिटेल में यहीं पे दिया हुआ है। अब समझना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये सेक्शंस हमें जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे, सेक्शंस कौन एनेक्ट करता होता है? लेजिस्लेचर। सेक्शंस कौन एनेक्ट करेगा? लेजिस्लेचर, यानी कि जो लॉ बनाता है, पार्लियामेंट में सेक्शंस बनेंगे, अमेंडमेंट होनी है, कौन करेगा? लेजिस्लेचर। वो सेंट्रल लेजिस्लेचर भी हो सकता है, वो स्टेट भी हो सकता है, दोनों के पास पावर है। क्योंकि ये थर्ड लिस्ट में, लिस्ट सिस्टम पता है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट सिस्टम होता है, ये थर्ड लिस्ट में यानी कि कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है सीपीसी। कंकरेंट लिस्ट में देने का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ सेंटर भी है, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट भी है। तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट होनी है, कुछ भी होना है, वो सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब रूल्स में अमेंडमेंट करनी है, आपको चेंजेस करने हैं, तो ठीक है, सेंटर और यूनियन तो कर ही सकते हैं, बट अलोंग विद दैट हाई कोर्ट के पास भी यहाँ पे पावर है, जो कि एग्जाम में बहुत आपसे पूछा जाता है। हाई कोर्ट भी रूल्स में अमेंडमेंट कर सकता है सीपीसी में, और ये पावर कहीं और नहीं, सेक्शंस में ही दिया हुआ है। सेक्शन 121 से लेके 131 ऑफ सीपीसी में ये पावर दिया गया हाई कोर्ट्स को कि ये रूल्स अमेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। कौन से रूल्स? जो यहाँ पे दिए गए हैं हमारे पास। ये चीजें डिटेल में करेंगे हम आगे चल के। प्रीलिम्स में बस ये पूछ लिया जाता है, आपको याद भी रखना है कि जो ये रूल मेकिंग पावर है हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है इन ऑर्डर्स को भी जो हमें यहाँ पे दिए हुए। सेक्शंस को नहीं कर सकता हाई कोर्ट अमेंड, क्योंकि यहाँ पे तो हमें प्योरली क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह से कोर्ट में प्रोसीजर चलेगा। तो हाई कोर्ट अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकता है, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली। तो हमें ये चीज़ पता लगी, दो तरह के लॉज अभी हमने पढ़े। एक पढ़ा सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा पढ़ा प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सिविल लॉ और दूसरा पढ़ा क्रिमिनल लॉ। सिविल और क्रिमिनल दो अलग अलग ब्रांचेज हैं। तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं कोडिफाइड लॉज और अनकोडिफाइड। ये जनरल टर्म्स है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं ताकि आपका एक बेस बन पाए, जो कि अगली 2 या 3 क्लासेस लग जाएगी वो बनाते हुए, फिर जाके हम सीपीसी स्टार्ट करेंगे। कहानी मैंने आपको सुना दी है, जो कि 3 दिन डेली सुनाने वाला हूं, ताकि आपकी एक पिक्चर बन जाए कि ऐसा कोर्ट में हुआ करता है। कोर्ट में तो अभी हम नहीं गए ना, अभी जब जाओगे भी कोर्ट में, अगर आप में से प्रैक्टिस करोगे थोड़ी बहुत, तब आपको समझ आएगा, देखो सर ने ये चीज़ें बताई हुई थी।
अगर ये प्रोसीजर नहीं समझा होगा, ये स्टेजेस नहीं समझी होगी, तो आपको समझ ही नहीं आना कोर्ट में चल के आ रहा है, अभी कौन सी स्टेज पे है वो केस, कुछ नहीं पता चलेगा। तो अब आप देखिए, दो तरह के लॉज हम उसको फिर से डिवाइड कर रहे हैं, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। कोडिफाइड मतलब जो लेजिस्लेचर ने, एक फॉर्मल अथॉरिटी ने बना दिए हैं, वो कोडिफाइड हो जाएंगे। जितने भी एक्ट हमारे पास होते हैं, जितने भी स्टैट्यूट्स हमारे पास होते हैं, वो सभी क्या हैं, कोडिफाइड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, बीएनएस, बीएसए, सारे जो नए क्रिमिनल लॉज हैं सभी, उससे पुराने जितने भी सिविल साइड पे टीपी हो गया, रेंट लॉज हो गए, एसआरए हो गया, हिंदू लॉ हो गया, वो सभी क्या है, वो कोडिफाइड है। क्यों? क्योंकि वो कोडिफाई हो चुके हैं, पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने उसमें उसको लॉ बना दिया हुआ है, वो गेजेट में नोटिफाई हो चुके हैं। उसके लिए आप इन शॉर्ट कह लीजिए बेयर एक्ट उसी लॉ के आते हैं जो कोडिफाइड होते हैं। जो कोडिफाइड नहीं है उसका बेयर एक्ट आपको नहीं मिलेगा। और बेयर एक्ट होता क्या है? बेयर एक्ट तो वही है ना, जो लॉ जब पास होता है ना, कोई भी नया लॉ एनेक्ट होता है, उसको गेजेट में पब्लिश किया जाता है, एज इट इज उसको प्रिंट करवा दिया किसी प्राइवेट पब्लिशर ने, वो बेयर एक्ट बन गया। आपके पास जो बेयर एक्ट नहीं होता, जैसे छोटे लॉज होते हैं, हम नेट से ही तो डाउनलोड करते हैं ना, और जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो एज इट इज कॉपी होती है किसकी, जो गेजेट में पब्लिश हुआ है, जो सेंटर ने पास किया हुआ है, जो लेजिस्लेचर ने पास किया हुआ है। बट जो कोई प्राइवेट पब्लिशर बेयर बना रहा है उसमें तो कमेंट्स लिखे होते हैं ना, पर जो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है उसमें कमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे। इलस्ट्रेशंस होती है, वो लेजिस्लेचर ने दी हुई हैं, कमेंट नहीं मिलेंगे। कमेंट आपको सिर्फ प्राइवेट जो पब्लिशर के बेयर्स हैं उसमें मिलेंगे। एग्जाम में भी आपको बेयर एक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें भी आपको कमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ विद इलस्ट्रेशन होंगे, विद सेक्शंस होंगे। इसके अलावा जो सेंटर ने पास किए, जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं, सिर्फ वही वहाँ पे मिलेगा एज इट इज कॉपी आपको। अब देखिए, हमें ये समझ आ गया कि ये कोडिफाइड लॉज हैं और बाकी के लॉज क्या हो गए, अनकोडिफाइड लॉज। अनकोडिफाइड मतलब जो लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया बट विच हैज सैंक्शनड इटसेल्फ एज अ लॉ, अपने आप ही वो लॉ बन गया है। जैसा कि हम कह सकते हैं किसी का पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ या फिर कस्टमरी लॉ, अगर वो कोडिफाइड नहीं है, इसको हम जज मेड लॉ भी कह देते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इंटरव्यू में ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज जज मेड लॉ, जज द्वारा बनाया गया लॉ, अनकोडिफाइड लॉ। यानी कि लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया बट जजेस ने बना दिया। कैसे? क्योंकि आपने जजमेंट प्रनाउंस किया। जुडिशियल प्रेसिडेंट, उसके ऊपर लॉ नहीं है, मतलब कोडिफाइड नहीं है, वो अनकोडिफाइड। अभी तक वो पर्सनल लॉ था, जैसे मोहम्मडन्स में उनका जो पर्सनल लॉ है अभी भी अनकोडिफाइड है। मैरिज के क्या नॉर्म्स है क्या नहीं है, हिंदूज में तो हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, बट मोहम्मडन्स में अभी भी वो अनकोडिफाइड है। तो कोडिफाइड भी हो सकता है, अनकोडिफाइड भी हो सकता है लॉ, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, लिखेंगे इसको। अब आपने एक चीज़ का कभी ध्यान दिया है लॉ पढ़ते हुए कि ये जो कोडिफाइड लॉज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी उसमें तो लिखा होता है एक्ट, किसी उसमें लिखा होता है कोड, किसी उसमें एक्ट लिखा होता है, किसी उसमें कोड लिखा होता है। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य मतलब एविडेंस, भारतीय मतलब इंडियन, इंडियन एविडेंस, अधिनियम मतलब एक्ट। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिंदी नाम दे दिया मतलब उसको। तो वो अधिनियम कहते हैं एक्ट को, और कोड को क्या कहते हैं? संहिता। संहिता, जैसे बीएनएसएस वगैरह हमारे पास आए हैं, वो क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वो क्या है? पहले क्या था? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड। अब हमें ये चीज तो समझ आ गया। चलिए, दो तरह से होता है, एक एक्ट होता है, एक कोड होता है। किसी को डिफरेंस पता है इसके बारे में? मैंने शायद पहले भी आपको किसी क्लास में जरूर बताया होगा। कोड जो होता है ना, वो एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट, उसी पूरे सब्जेक्ट को एक जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव लेके आना, कॉम्प्रिहेंसिवली एक ही जगह पे एग्जॉस्टिवली लेके आना। कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए एक सब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलर कोई लॉ बना हुआ है, बट हमें पता है कि ये लॉ जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, एक ही लॉ नहीं बना हुआ, इसके ऊपर तीन लॉ बने हुए, लॉ 1, लॉ 2 एंड लॉ 3।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदूज का हमारा जो पर्सनल लॉ है, हिंदूज का जो पर्सनल लॉ है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में दिया हुआ है। हिंदूज मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट दिया हुआ है, सक्सेशन के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट दिया हुआ है, सभी पार्ट ऑफ सिलेबस रहने वाला है। एडॉप्शन के लिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट दिया हुआ है। तो ये सभी जो एक्ट हैं वो क्या है, अलग अलग उसमें दिए हुए हैं, बट है तो पर्सनल लॉ से ही डील कर रहे हैं ना। तो जब इसको अलग अलग स्टैच्यूट से हमने डिफाइन कर दिया, अलग अलग एक्ट में दे दिया एक ही सब्जेक्ट को, तब तो इसको कहते हैं एक्ट। यानी कि एक स्पेसिफिक सिंगल सिंगल सब्जेक्ट बना दिया, उसका सिंगल सिंगल एक्ट बना दिया उस एक सब्जेक्ट के ऊपर। बट ध्यान से सुनना, जब इस पूरे सब्जेक्ट को हम एक ही लॉ में प्रेस्क्राइब कर देते हैं उसको हम कहते हैं कोड। कोडिफिकेशन इसी चीज को कह रहे हैं हम, कोड बना दिया हमने, उस सब्जेक्ट को एग्जॉस्टिवली हमने वहीं पे कवर कर लिया। जब ये हिंदू लॉज हमारे अलग अलग पास हुए थे ना, इसकी कहानी भी यही है। सबसे पहले पार्लियामेंट में जब ये जाते हैं तो हिंदू कोड, आपको जब ये करवाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हिंदू कोड से। आपको पता है जब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करवाना होता है, लोकसभा में पेश किया, पास हुआ, राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साहब की असेंट आएगी उसके ऊपर, तब जाके वो लॉ बनेगा। जब हम इतना बड़ा लेंदी लॉ जब पास करवाने जा रहे हैं ना, एक ही लॉ थोड़ा ना, पार्लियामेंट के पास यही काम थोड़ा ना, लेजिस्लेचर के पास कि एक ही लॉ को सुनते रहेंगे पूरे सेशन में। बहुत सारे काम होते हैं ना, हियरिंग होती है उसकी, ठीक है, बट इतना ज्यादा उसको सुनाना, पूरा लॉ आपको पूरी पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि ये चीज हम कोडिफाई कर रहे हैं, फिर दूसरी पार्टी इसमें चेंजेस को भी बताएगी आपको ये करो, और उतने में आपका क्या होगा, सेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब इन्होंने पहले हिंदू कोड प्रेजेंट किया था, कंपाइलेशन, यानी कि इसको एक ही उसमें प्रेजेंट किया, वो पास ही नहीं हो सका, सेशन ही एक्सपायर हो गया उसके सामने, उससे पहले ही सेशन ही एक्सपायर हो गया। तब वो समझे वहां पे कि ऐसे पास नहीं होगा, इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया चार अलग अलग एक्ट में। तो अगर ये पास हो जाता तो आज हम पढ़ रहे होते हिंदू कोड, एक ही जगह पे सारी चीजें आ गई। बट अब ये अलग अलग क्या बन गए हैं, एक्ट, फिर उन्होंने अलग अलग करके एक्ट पास करवाए। इसीलिए तो हिंदू मैरिज एक्ट हमारे पास 1955 का है, और ये जो एक्ट है वो 1956 के हैं। पहले इसको पास करवा लिया, बाद में इनको पास करवा लिया। एक साथ पास नहीं हो पा रहे थे ना, क्योंकि सेशन एक्सपायर हो रहा था। हो जाते तो ये हिंदू कोड बन जाता। अब जो हम यहाँ पे कह रहे हैं इसको सिविल प्रोसीजर कोड, इसको क्या कह रहे हैं, कोड कह रहे हैं। इट मींस सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड जितना भी प्रोसीजर है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, प्रोसीजरल लॉ है, ये प्रोसीजर दिया हुआ है सिविल लिटिगेशन का, वो सारा प्रोसीजर एक ही जगह पे एग्जॉस्टिवली दिया हुआ है आपको। कहीं और जाने की हमें जरूरत नहीं है, उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से यहीं पे ही कवर किया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिवली। इट मीन्स कि इसको हम क्या कह रहे हैं, कोड कह रहे हैं। ऐसा ही हमारे पास, ऐसा ही हमारे पास कहाँ होता है, क्रिमिनल साइड पे होता है, सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल साइड पे जितना भी हमारे पास प्रोसीजर है वो एक ही उसमें दिया हुआ है। तो ये कुछ हमने टॉपिक पढ़े आज की क्लास में कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, कोडिफाइड लॉ क्या होता है, अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है, फिर एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। लिखवा भी दूंगा ये सारी चीजें, सिर्फ इसलिए लिखवाऊंगा क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, पूछे जा चुके हैं ये सारी चीजें। हमें लगता है कि हम बेयर एक्ट पढ़ लिए, हमें सब आता है, कई बार वो बिल्कुल माइन्यूट सी चीज उठा के पूछ लेते हैं। तो ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए फिर ये लिखते हुए भी हम इसको डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट करना है अभी, लिखने वाला जो अभी ये मैंने आपको करवाया इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे और करते हैं इसको कॉन्टिन्यूटी में। इसमें लिखने वाला पार्ट कर रहे हैं अभी हम। इसकी सेपरेट नोटबुक लगा लेना एक, कम से कम उसमें 400-500 पेजेस होने चाहिए, कम है तो फिर दो लगानी पड़ेगी। एक एक चीज़ आपको डिटेल में लिखवा दी जाएगी पूरे उसमें। लिखना शुरू कीजिए आप, हेडिंग बनाना सबसे पहले तो। इसमें आप हेडिंग बनाइए,
CPC 1908, 1908 ये एक्ट हमारे पास 1908 में आता है। कब एनेक्ट हुआ कब नहीं, वो बेयर एक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ना तब देखेंगे उस चीज़ को। अभी तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, ताकि एक बेस बन पाए कि क्यों इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। 2-3 क्लासेस में यही करेंगे पहले। इसमें लिखिए CPC इज CPC इज प्रोसीजरल इन CPC इज प्रोसीजरल इन नेचर। अंडरलाइन कर लेना प्रोसीजरल को। CPC इज प्रोसीजरल इन नेचर। सेकंड लिखिए लॉ कैन बी डिवाइडेड into following categories. Law can be divided into following categories: codified law और uncodified uncodified law, codified law और uncodified law। इसमें लिखिए सबसे पहले codified क्या होता है। codified law, codified law is the law which is made or enacted by authority like legislature, that is parliament or state legislature, parliament और state legislature। फुल स्टॉप तक लिखना। laws made by such competent authority, laws made by such competent authority is known as act or statute, act और statute। फिर लिखना uncodified laws, uncodified laws। इसमें लिखना अनकोडिफाइड लॉ पूरा लिखना आप, ठीक है, मैंने यूएल शॉर्ट लिख दिया। रेफर्स टू लीगल प्रिंसिपल एंड रूल्स दैट आर not systematically written down, legal principles and rules that are not systematically written down and organized into a single comprehensive code, single comprehensive code, single comprehensive code। फुल स्टॉप कर लिखना है। इंस्टेड दे एग्जिस्ट इन वेरियस सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल डिसीजंस, ब्रैकेट्स में लिख लेना कॉमन लॉ, जुडिशियल डिसीजंस कॉमन लॉ, कॉमा कस्टमरी प्रैक्टिसेस,
कस्टमरी प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। इसमें लिखना देयरफॉर अनकोडिफाइड लॉ इज द लॉ, uncodified law is the law which is made by judges, which is made by judges. This law is enacted by judiciary. This law is enacted by judiciary through a long process. Through a long process. It is also called judge made law. For example, अनकोडिफाइड के एग्जाम्पल्स हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कभी बेयर एक्ट नहीं देखा होगा आपने, इसका होता ही नहीं है। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ का कुछ पार्ट तो कोडिफाई कर दिया गया है, बट पर्सनल लॉ जो इनका है मोस्ट ऑफ दी अभी भी क्या है, अनकोडिफाइड है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरव्यू में पूछा था, एक मेरा कोई फ्रेंड था, उससे पूछा गया था व्हाट इज जज मेड लॉ, नहीं दे पाया था आंसर। कोडिफाइड अनकोडिफाइड पता था उसको, बट इसी को जज मेड लॉ कहते हैं ये नहीं पता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनकोडिफाइड लॉ को ही जज मेड लॉ कह रहे हैं, क्योंकि जुडिशियल प्रेसिडेंट से ही एस्टैब्लिश हो रही हैं वो चीज़ें। ठीक है, आगे लिखिए। सेकंड हम लिख रहे हैं, हम लॉ को डिवीजन कर रहे हैं ना। फर्स्ट हमने देखो क्या लिखा, ये चाहे तो पॉइंटर्स ही करना है। हमने लिखा लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, कोडिफाइड लॉ एंड अनकोडिफाइड लॉ। सेकंड लिखिए इसमें, अब सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाएगा सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। कोडिफाइड अनकोडिफाइड भी लॉज होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल दो कैटेगरीज में इसको अलग से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट लिखना क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉज। इसमें लिखिए इन केस ऑफ criminal wrong, the remedy is punishment। कोई क्रिमिनल रॉन्ग कर रहा है तो उसकी रेमेडी क्या होगी हमारे पास, पनिशमेंट। फुल स्टॉप। क्रिमिनल wrong is against the society at large. Criminal wrong is always against the society at large. आपने एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, इट डजेंट मीन कि उसने सिर्फ वाई के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, उसने पूरी सोसाइटी में एक पैनिक क्रिएट किया है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट वो ऑफेंस है। जब क्रिमिनल लॉ हम पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे कैसे ये सोसाइटी के अगेंस्ट है। अभी सेकंड लिखिए सिविल लॉ, सिविल लॉज। इसमें लिखिए इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग्स, वो क्रिमिनल रॉन्ग थे, ये सिविल रॉन्ग है। रेमेडी इज टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन। सिविल रॉन्ग, यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पे कंपनसेशन है। सिविल रॉन्ग इज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ये सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं रॉन्ग। आपको ना, आपने जब एलएलबी कर रहे थे, या एलएलएम में तो नहीं, एलएलबी जब आप कर रहे थे, सीपीसी सब्जेक्ट तब पढ़ा होगा आपने वहाँ पे, और आपने देखा होगा आपको सबको ये बहुत बोरिंग भी लगता होगा। अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया सब्जेक्ट, जब करेंगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट, क्योंकि हम एक एक चीज़ के एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिकली उसको कोर्ट लाइफ से रिलेट कर देंगे। अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए, जो आप एलएलबी में पढ़ रहे थे, आपने बहुत सी बुक्स रेफर की होगी,
और बिलीव मी एक भी ऐसी बुक नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर और जिसमें बहुत अच्छा दिया हो। आप किसी से पूछोगे मेजरली आपको टकवानी रेफर कर देंगे। टकवानी से कभी पढ़ के देखना, कुछ नहीं समझ आएगा आपको क्या लिख रहा है क्या नहीं लिखना चाह रहा है। हाँ, टकवानी तब समझ आ जाएगी, पहले मेरे जो नोट्स आपको लिखवा दिए विद एग्जाम्पल ये पढ़ लेना, उसके बाद टकवानी में से जो मर्जी पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। क्योंकि नोट्स हमने उससे ज़्यादा डिटेल में बनाए होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें आलस मत करना बिल्कुल भी लिखने में। जितना लिखवा रहा हूँ 400-500 पेजेस वो पूरे लिख लेना, कोई बुक आपको रेफर करनी नहीं पड़ेगी। एक एक टॉपिक डिटेल में मैं लिखवा दूंगा विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है कोई भी सिविल लॉ है यानी कि सीपीसी वगैरह में। तो एक एक, और अच्छी बात है ना, बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो जितना भी कुछ है हमारे नोट्स में दिया हुआ है, एग्जाम से पहले बस यही तो रिवाइज करना है हमें। ठीक है, इसमें लिखिए सिविल लॉ भी हो गया। नेक्स्ट लिखिए सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल, थर्ड हो जाएगा ये हमारे पास। थर्ड सब्सटैंटिव ऑब्लिक प्रोसीजरल। प्रोसीजरल, प्रोसीजरल को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, लिख लेना चाहें। इसमें लिखिए सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ, substantive law is that branch of law which defines or determines rights, remedies and right ड्यूटीज लिख लेना, रेमेडीज रहने दो इसमें, या लिख लो रेमेडीज कॉमा ड्यूटीज एंड कर लेना फिर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। फिर लिखना प्रोसीजरल लॉ। इसमें लिखना प्रोसीजरल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ which deals with the process of litigation। प्रोसेस को अंडरलाइन कर लेना, प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन, दैट इज द मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, the means and instruments by which the ends of administration, ends of administration of justice are worked out। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया ना, वो रास्ता दिखा रहे हैं आपको। कौन सा रास्ता? यानी कि वो प्रोसेस जिससे मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच द एंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आर वर्कड आउट, कि हमें न्याय चाहिए तो वहां तक पहुंचने का ये रास्ता है प्रोसीजरल लॉ। इसमें लिखना देयरफॉर प्रोसीजरल लॉज आर accessory to substantive law, substantive laws। It is procedure, it is procedure, sorry, it is procedural law, it is procedural law which puts life into substantive law by providing
अ रेमेडी, रेमेडी के ब्रैकेट्स में लिख लेना प्रोसेस। रेमेडी तो वहां पे भी दी होती है आपको, बट यहाँ पे उसका प्रोसेस दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेना। इट इज प्रोसीजरल लॉ विच पुट लाइफ इनटू सब्सटेंटिव लॉ। अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा, वो लिख दिया वहां पे, उसका लिखे होने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, जब तक उस चीज को अचीव करने का हमें प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं दिया होगा। फिर आपने देखा ना, जैसे हम गाड़ियों के वो करवाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, कार इंश्योरेंस करवा लिया। अब जब सपोज करो उन्होंने ये भी कहा हुआ है बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस करवा लिया, जीरो डेप्रिशिएशन, की गाड़ी को कुछ भी नुकसान होता है तो क्या होगा, हम आपको पे करेंगे, कह दिया वहां पे। यानी कि ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब वहां पे, राइट्स वगैरह डिस्कस कर दिए उन्होंने। अब इन केस एक्सीडेंट हो जाता है तो ये तो नहीं कि उनको अपने आप पता चल जाएगा और अपने आप आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। देन वो आपकी एक फाइल बनवाएंगे, वो फाइल आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा कैसे कैसे हुआ। फिर वो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, गाड़ी को देखेंगे, फिर जाके कहीं आपको वो पैसा वगैरह मिलेगा। यानी वो प्रोसीजर, बिना उसके तो वो जो आपको राइट दिया था कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट आप क्लेम कर सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो सब्सटेंटिव लॉ में ऑलवेज आपको राइट्स दिए होते हैं, ड्यूटीज दी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होती है। बट उस लाइबिलिटी यानी कि उस राइट को अचीव करने के लिए सामने वाले की लाइबिलिटी जो वहां पे बन रही है, वो प्रोसेस हमें दिया हुआ है प्रोसीजरल लॉ में। तो ये क्या कर रहे हैं प्रोसीजरल लॉ, इट इज प्रोसीजरल लॉ विच पुट लाइफ इनटू सब्सटेंटिव लॉ बाय प्रोवाइडिंग अ रेमेडी, यानी कि उसका प्रोसेस प्रोवाइड करके वो क्या कर रहे हैं, उसमें लाइफ पुट कर रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट ही नहीं था। तो वो हम देख रहे हैं कि कोर्ट से हम कैसे उस चीज को अब क्लेम करेंगे। इसमें लिखना जितने भी हमारे प्रोसीजरल लॉ होते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखना प्रोसीजरल लॉज आर बेस्ड ऑन द मैक्सिम। जितना जो भी कोई भी प्रोसीजरल लॉ की बात होगी, सभी की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे सिविल साइड पे है चाहे वो क्रिमिनल साइड पे, वो इस मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। उबी जस आईबीआई रेमेडियम। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज वेरी गुड, वेयर देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी है। ऊपर से जो मैंने आपको लिखवाया था रेमेडी, वहां से ना हटा ही लो, कंफ्यूजन होगी नहीं तो। हमने तो देखो यहाँ पे प्रोसेस, सॉरी, यहाँ पे तो हमने लिख दिया ना, ब्रैकेट्स में हमने इसके प्रोसेस लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ तो कंफ्यूजन मुझे नहीं होगी क्योंकि मैंने प्रोसेस लिख दिया। बट यहाँ मैंने जो आपको लिखवाया ना ऊपर, अ, ये राइट जो हमने लिखा है, राइट को हटा दो यहाँ से, ये वाला जो राइट है इसको हटा दीजिए, इसको नहीं, सॉरी, रेमेडी को हटा दीजिए, राइट तो रहेगा ही रहेगा, रेमेडी को इसको हटा लेना, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो। इस रेमेडी को हटा दिया, राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज लिख दो आप। वैसे तो रेमेडी दिया होता है बट उसका प्रोसीजर हमें अलग दिया हुआ ना, प्रोसेस। बट जैसे अब हम इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, तो ये हमें वो ना लगे कि हम उसी की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस रेमेडी तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। फिर लिखिए इसमें आगे, देयर फोर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सीपीसी is based on the maxim, कौन सी, सेम, उबी जस आईबीआई रेमेडियम, सीपीसी इसी के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ सीपीसी नहीं, जितने भी प्रोसीजरल लॉ होंगे इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, इंक्लूडिंग सीपीसी। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कई बार, देख लेना, प्रोसीजरल लॉ की बात कर रहा है तो इट मीन इसी की बात कर रहा है वहां पे वो। ठीक है, मीनिंग भी पूछ सकता है इसका अलग से कि बताइए इसका क्या मीनिंग है। फिर लिखिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट।
ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको लिख रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। लिखना है या कल लिखना है इसको? हाँ, लिख, कोड और एक्ट कर लेते हैं क्योंकि पढ़ लिया है हमने, छोटा सा, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें लिखिए, पहले लिखिए कोड, कोड में लिखिए, ये क्या होता है? ये होता है कलेक्शन ऑफ लॉज, एग्जॉस्टिव। डिफरेंट लॉ को कलेक्ट कर लिया जाता है एक जगह पे, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि अब देखो ना, सीपीसी में अगर पूरा प्रोसीजर ना दिया हो तो आपको आधा प्रोसीजर कहीं और दे रहा है, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कहीं और प्रोसीजर दे रहा है, तो ये एक्ट हो जाते हैं। बट एक ही जगह पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है किसी भी सिविल लिटिगेशन का, इसलिए इसको कह दिया कोड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लॉज, इसमें लिखिए, इट इज बेसिकली एन असेंबलेज। असेंबलेज क्या होता है? असेंबल करना, ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। असेंबलेज, असेंबलेज का मतलब होता है अलग अलग उसको जोड़ना। जैसे एक, आपने देखा है, सपोज कोई कार है इंडिया में, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब गाड़ी का जो इंजन है वो इंडिया में थोड़ा ना बन रहा है। हम कहते हैं ना इसका जर्मन इंजन है, इसका ये वाली कंट्री का इंजन लगा हुआ है इसमें। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंजन की वहाँ हो रही है, बट उस अलग अलग पार्ट्स को लाके यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोड में भी क्या हो रहा है? अलग अलग जो एक्ट है, अलग अलग जो लॉ है एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, उसको असेंबल किया जा रहा है, एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है, कलेक्शन ऑफ लॉज, या फिर इट इज बेसिकली एन असेंबलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। जो लॉज पहले से अलग अलग हैं हमारे पास, एक जगह पे उसको लेके आना, उसको कह रहे हैं कोड। ठीक है, इसमें लिखिए, सपोज सपोज वी हैव टू मेक अ लॉ ऑन सम सब्जेक्ट। क्या करेंगे हम उस सिचुएशन में? वी विल फाइंड दैट देयर आर some existing laws on that subject applicable in various parts of India। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे जिसके ऊपर हम लॉ बना रहे हैं, कि इंडिया में ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के ऊपर छोटे छोटे वेरियस पार्ट्स पे कोई लॉ तो नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है, सो व्हाट वी विल डू इज वी पुट देम all together and codify them। उस सब्जेक्ट के ऊपर जो भी लॉ होंगे हम एक जगह लेके आएंगे, उसको क्या कह देंगे? कोडिफाई कर देंगे। यानी कि कोडिफाई का मीनिंग क्या हुआ? कन्वर्ट देम इनटू राइटिंग। इट विल बी कॉल्ड दैट पार्लियामेंट हैज मेड अ कोड। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लॉ को फॉलो किया जा रहा था, हमने एक ही जगह पे ले आए सारे, उसको भी रेफर किया जाएगा पुराने वाले को, एग्जिस्टिंग लॉ को। बट अब एक ही अलग अलग सब्जेक्ट जो बने हुए थे एक ही जगह पे जब हमने उसको कंपाइल कर दिया, तो उसको कह दिया कोड। सेकंड लिखिए इसमें, एक्ट। स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, वो कंबाइंड लेजिस्लेशन है, ये स्पेसिफिक हो गई। इसमें लिखना, बेसिकली बेस्ड अपॉन लेजिस्लेटिव विजडम, बेस्ड अपॉन लेजिस्लेटिव विजडम
क्योंकि लॉ लेजिस्लेचर बनाता होता है, पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रोसीजर enact a law and enforce the law। लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली एनेक्ट भी कर रहा है और एनफोर्स भी कर रहा है। ये बेसिकली जो एक्ट होते हैं न्यू लॉज के लिए होते हैं। कोडिफिकेशन होती है एग्जिस्टिंग लॉज में, जनरली जनरली, ये नहीं कि हर सिचुएशन में, बट जनरली। इसमें लिखिए देयरफॉर इट इज अ फ्रेश लॉ। किसी चीज के ऊपर नया लॉ लेके आना, इट इज अ फ्रेश लॉ। इट इज नॉट अ mere consolidation or collection of the existing लॉ। यानी कि उस सब्जेक्ट के ऊपर पहले कोई लॉ बना ही नहीं हुआ, आप नया लॉ लेके आ रहे हो, उसको हम एक्ट कह रहे हैं। पहले से डिफरेंट डिफरेंट लॉ बने हुए हैं, स्टैट्यूट ने मतलब लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है चाहे पार्लियामेंट है, पहले से बने हुए हैं, कोई एग्जिस्टिंग लॉज है, उनको एक जगह पे कंबाइन करना, उसको कोडिफिकेशन कह रहे हैं। किसी नए लॉ को बनाना किसी चीज के ऊपर, फ्रेश लॉ, उसको हम एक्ट कह रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखिए नोट, नोट में लिखिए देयरफॉर अ कोड इज अ कंसोलिडेशन, a code is consolidation of existing laws at the at one place, at one place। अंडरलाइन कर लेना है, कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एट वन प्लेस, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना वेयर एज एन एक्ट इज अ फ्रेश लॉ created by the legislature। लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विजडम, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विजडम। इसी में हेडिंग बनाना ओवरलैपिंग बिटवीन दी टू, ओवरलैपिंग बिटवीन दी टू, दैट इज, इसमें लिखना इट इज नॉट दैट द एक्ट इज, ए कैपिटल लिखना, एक्ट इज टोटली फ्रेश और एवरीथिंग इज न्यू। ऐसा नहीं है, कई बारी पुराने के उसमें भी चलता है। इसमें लिखना देयरफॉर द एक्ट may take things, provisions from an existing law also, existing law also, मैंडेटरी नहीं है बट मेजरली वही नई ही होती हैं उसकी प्रोविजन, बट कुछ प्रोविजन पुराने से भी ले सकता है। बट मटीरियल पोर्शन, अंडरलाइन करना मटीरियल पोर्शन को, बट मटीरियल पोर्शन ऑफ द एक्ट विल बी those new laws, those new laws as are
क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। तो अगर 100% न्यू नहीं है तो ठीक है, 20% आपने पुराने किसी लॉ से ले लिया, बना हुआ था उसके ऊपर, 80% नई प्रोविजन डाल रहे हो। तो मेजर पोर्शन जब नया है तो उसको हम एक्ट ही कहेंगे वहां पे, ठीक है। फिर लिखिए, इट इज नॉट दैट द कोड इज टोटली अ कंसोलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। ऐसा, जैसे देखो हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं ना, जनरली होता है कि कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ को हम कोड कह रहे हैं, नए लॉ फ्रेश लॉ को हम एक्ट कह रहे हैं। बट हमने पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि हर बारी पूरा का पूरा लॉ ही फ्रेश होगा, कुछ अगर पुराने लॉ से प्रोविजन ली है, मेजर प्रोविजन नहीं है हमारे पास, तो उसको एक्ट कहेंगे। ऐसे ही इसमें हो जाएगा, कोड होता है एग्जिस्टिंग लॉ से प्रोविजन लेना, बट अगर सारी की सारी प्रोविजन एग्जिस्टिंग लॉ से हमने नहीं ले रखी है, वहां पे कुछ नई भी है बट मेजरली एग्जिस्टिंग लॉ से लिए, तो वो क्या बनेगा, कोड बन जाएगा। इसमें लिखिए, इट मे हैव certain areas where legislative wisdom is applied. Legislative wisdom is applied and something new is also created. Something new is also created, but next पैरा में लिखना, but major portion, अंडरलाइन कर लेना, major portion of the code will be the consolidation of the existing laws. Therefore, it can be an intermixing. दोनों सिचुएशन में कह रहे हैं, एक्ट में भी और कोड में भी इंटरमिक्सिंग हो सकती है। एग्जाम्पल्स लिख लेना, एग्जाम्पल्स ऑफ कोड, कोड में लिखिए, इंडियन पिनल कोड आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंडियन पिनल कोड, सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नए नाम लिखने हुए तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस संहिता मीन्स कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एग्जाम्पल बस लास्ट है ये, एग्जाम्पल ऑफ एक्ट, एक्ट के एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो मर्जी लिखते रहिए। तो इतना कर लिया। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे कि कितने सेक्शंस हैं, या फिर जो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एक सीक्वेंस की किस तरह से प्रोसीजर चला करता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे। और अगर कंक्लूड हो गया तो ठीक है, फिर हम दो टॉपिक यानी कि फिर सीपीसी के बेयर के ऊपर जाएंगे, उसमें से दो टॉपिक हम इसको किस तरह से करेंगे। देखो, हर एक्ट को करने का एक तरीका होता है। जो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था ना आज पहले, कि दो पार्टीज होंगी, डिस्प्यूट होगा, प्लीडर के पास जाएंगे, प्लेंट फाइल करेंगे, हम इसी सीक्वेंस में पूरा टॉपिक पूरा सीपीसी खत्म कर देंगे। मैं यहीं से उठाऊंगा ऑर्डर और सारे रिलेट करके सारा पढ़ डालेंगे साथ में, सीक्वेंस भी याद हो जाएगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे हमें। बट उसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो यूज होंगी आगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जितना भी सेक्शन 2 में सीपीसी में डेफिनेशंस दी है
वो वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी जितना भी सीपीसी रह जाएगा उसको उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली करेंगे, पूरा सीपीसी उसी में ही कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इतना रिवाइज कर लेना, जिन्होंने रजिस्टर नहीं लगाए हैं सेपरेट रजिस्टर ले लेना इसके लिए, और नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। कल की क्लास में मिलते हैं।